हेलो एंड वेलकम टू टुडेज पॉडकास्ट। आज हम बात करने वाले हैं जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट के रोल और उसकी इम्पोर्टेंस पर। आज हमारे साथ हैं दो एक्सपीरियंस जनरल सर्जन्स, डॉक्टर निखिल यादव, एचओडी मिनिमल एक्सेस एंड रोबोटिक सर्जरी, एंड डॉक्टर राहुल जैन, consultant minimal access surgery and robotic surgery in Manipal Hospitals, Delhi. So it's a pleasure to have both of you in here. Thank you. How are you guys? Absolutely fine. Great hearing that. So I'll start with the questions. Yeah. So Dr. Yadav, अक्सर पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि जनरल सर्जरी का मतलब सिर्फ इमरजेंसी ऑपरेशंस होता है। आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि एक्चुअली जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट का स्कोप कितना वाइड होता है? जनरल सर्जरी ऐसा डिपार्टमेंट है जो इमरजेंसी से लेकर रूटीन केसेस तक सब कैटर करता है। दूसरा, सिर्फ इमरजेंसी ही नहीं, जब इमरजेंसी में एक पेशेंट आता है मल्टी मॉडल प्रॉब्लम लेके, तो बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कैसे उसको पेशेंट को एडमिट करके अपने को एक कॉम्प्रिहेंसिव केयर देनी है, उस पर भी इफेक्ट डालता है। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर द इंसाइटफुल आंसर सर। डॉक्टर जैन, कमिंग टू यू, आप डेली प्रैक्टिस में काफ़ी पेशेंट्स ऐसे देखते होंगे जो पेन या डिस्कम्फर्ट को अक्सर इग्नोर कर देते हैं। आपके हिसाब से पेशेंट अवेयरनेस इतनी क्रिटिकल क्यों हो गई है? हमारी सोसाइटी में पेट के अंदर कोई भी दर्द हुआ, उसको कोई भी पेशेंट बहुत सीरियसली नहीं लेता है। इनिशियल स्टेज में पहली बार दर्द हुआ तो वो अपने सिम्टम्स कभी किसी के साथ शेयर नहीं करता। ये माना जाता है कि पेट का दर्द यूजुअली गैस से होता है, जो कि बिल्कुल सच नहीं है। बहुत कॉमन है गैस्ट्राइटिस यानी कि गैस का दर्द होना, लेकिन सारे पेट के दर्द गैस की वजह से नहीं होते। तो सबसे पहले हमारी सोसाइटी में जो पेशेंट होता है वो खुद घर के नुस्खे कुछ वो लेना, घर में जो नेचुरल चीज़ें होती हैं वो चीज़ें पहले ट्राई करना, फिर उसके बाद अगर वो ठीक नहीं होता तो वो जो घर में रखी कुछ मेडिसिन होती हैं, गैस की मेडिसिन इतनी कॉमन होती है, हर किसी के घर में होती है, तो वो पहले वो ट्राई करता है। वो अगर ठीक नहीं होती है तब उसको लगता है कि अब मुझे किसी से हेल्प सीख करनी पड़ेगी। और हमारी सोसाइटी में हेल्प सीख करने का मतलब होता है अपने आस पड़ोस से, अपने बड़ों से, जिनको पहले कुछ हुआ होता है उनसे पूछ लिया, या बहुत ज़्यादा है तो अपने पड़ोस के केमिस्ट के पास चले गए जिसने फिर से कुछ अपने हिसाब से दवाई दे दी। जब उसको रिलीव नहीं होता है तब उसको लगता है कि अब मुझे किसी डॉक्टर को हेल्प सीख करनी चाहिए। डेफिनेटली गैस्ट्राइटिस बहुत कॉमन बीमारी है। अगर वो आपके घर के मेडिकेशन या घर के नुस्खों से ठीक नहीं हो रही है तो आपको जल्दी ही किसी मेडिकल स्पेशलिस्ट के पास एक एडवाइस लेने के लिए जाना चाहिए। मेडिकल एडवाइस का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत सीरियस कोई बीमारी हो गई है। कोई भी छोटी सी दिक्कत है, कोई भी छोटी सी परेशानी है, अगर उसको हम जल्दी एड्रेस करते हैं वो बहुत छोटी सी, शायद एक गोली से भी वो एकदम रिलीव हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर सर। सो डॉक्टर यादव, मणिपाल हॉस्पिटल्स द्वारका जैसे मल्टी स्पेशलिटी सेटअप में जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट का कोऑर्डिनेशन बाकी डिपार्टमेंट के साथ पेशेंट केयर को कैसे बेटर बना सकता है या रादर बनाता है? जनरल सर्जरीज ऐसा डिपार्टमेंट है जो ज़्यादातर पेट की बीमारियों से संबंधित हम लोग काम करते हैं। पेट का दर्द ऐसी एक डिजीज़ है जो बहुत ही ज़्यादा कारण से हो सकती है। रिलेटेड डिजीज़ दूसरे डिपार्टमेंट की भी उसमें हो सकती है। जब पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो अपन लोग सबसे पहले सर्जरी डिपार्टमेंट को इसलिए दिखाया जाता है कि सर्जिकल डिजीज़ है या नॉन सर्जिकल डिजीज़ है। अगर सर्जिकल डिजीज़ है तो हमारा डिपार्टमेंट उसको कैटर करता है। अगर सर्जिकल डिजीज़ नहीं है, किसी मेडिकल डिजीज़ की वजह से पेन एब्डोमेन हुआ है, तो हम लोग दूसरे डिपार्टमेंट को उसी समय जानकारी के साथ पेशेंट हैंडओवर कर सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की इम्पोर्टेंस इसलिए होती है कि यहाँ सारे डिपार्टमेंट अवेलेबल हैं और डिजीज़ जैसे ही डायग्नोसिस कंफर्म होता है, संबंधित डिपार्टमेंट आपको उसी समय सहायता दे सकता है। सर, इससे ये समझ आता है कि जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है हर पेशेंट के लिए। हाँ, इंटरनल मेडिसिन और जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट हमेशा ही इमरजेंसी का इनिशियल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है किसी भी पेशेंट के लिए। यस सर। एक्सेप्ट पीडियाट्रिक्स, जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए कॉमन, जो भी अगर पेशेंट इमरजेंसी में आते हैं तो इंटरनल मेडिसिन एंड जनरल सर्जरी ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है। थैंक यू सो मच फॉर द आंसर सर। कमिंग टू यू सर, जनरल सर्जरी में कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो इनिशियली हमें काफ़ी हार्मलेस लगती हैं, लेकिन डिले होने पर काफ़ी सीरियस बन जाती हैं।
ऐसे केसेस को पेशेंट्स आइडेंटिफाई कैसे करें? सबसे छोटी सी चीज़, कोई भी शरीर पे एक छोटा सा कोई गांठ होती है, शरीर पे कहीं पे भी होती है, तो हम लोग उसको बहुत कैजुअली लेते हैं कि मेरे तो ये जेनेटिकली है, मेरे मदर को भी थी, उनके फादर को भी थी, तो हमारे जेनेटिक्स में चलती है। हर छोटी सी गांठ सिंपल गांठ या लाइपोमा या सिस्ट नहीं होती है। कुछ गांठें ऐसी होती हैं जिनमें चांसेस होते हैं कि आगे कैंसर में कन्वर्जन हो सकता है। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो इनिशियली हम लोगों को नहीं पहचान में आते कि ये आगे फ्यूचर में जाके बहुत डेंजरस हो सकते हैं। सिंपल पेट का दर्द, जॉन्डिस इतना छोटी सी चीज़ है कि हर किसी को कभी ना कभी बचपन में, अपने लाइफ टाइम में कभी ना कभी जॉन्डिस हुआ होता है, और हर कोई यही मानता है कि पीलिया हुआ है, पीली चीज़ें नहीं खानी है, इसको अवॉइड करना है, पीलिया ठीक हो जाएगा। जबकि जॉन्डिस इज़ अ वेरी सीरियस सिम्टम, कुड बी अ वेरी सीरियस सिम्टम ऑफ मल्टीपल डिजीजेस इंक्लूडिंग मेलिग्नेंसी। तो कभी भी आपको कोई ऐसा सिम्टम आ रहा है तो आप कोई भी मेडिकल, जो भी आपके नियरेस्ट है, एटलीस्ट एक फिजिशियन को जाके कंसल्ट करिए, कुछ माइनर इन्वेस्टिगेशंस करवाइए, गेट फ्री ऑफ इट कि मुझे कोई सीरियस डिजीज़ नहीं है, ये सिर्फ एक मेडिकल जॉन्डिस है जो मेरे गंदे पानी या खाने की वजह से मुझे हुआ है, और ये मुझे टाइम के साथ ठीक हो जाएगा, मुझे आगे कोई इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। मतलब हमें टाइम का वेट नहीं करना चाहिए। टाइम का, किसी और को क्या हुआ था वो अपने ऊपर नहीं लगाना चाहिए कि उसका ठीक हो गया था, मेरा भी ठीक हो जाएगा। हर डिजीज का कॉज अलग होता है, सिम्टम सेम हो सकता है। पेट में दर्द का रीजन एक सिंपल गैस्ट्राइटिस से लेकर भयंकर कैंसर तक हो सकता है। तो हर किसी का दर्द एक जैसा नहीं होता, सारे जॉन्डिस एक जैसे नहीं होते। उसी के लिए वो जो आपके सोसाइटी में या आपके लोकेलिटी में एक मेडिकल प्रोफेशनल है, वो उसको आइडेंटिफाई करेगा। अगर वो सिंपल जॉन्डिस है तो वो आपको बता देगा सारे इन्वेस्टिगेशंस करा के कि आप एटलीस्ट टेंशन फ्री रहोगे कि मुझे और इसके बाद कुछ नहीं करना। थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव आंसर सर। डॉक्टर यादव, एब्डोमिनल पेन के केसेस में गॉल ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज काफ़ी कॉमन हो गए हैं आजकल, तो ऐसे पेशेंट्स अक्सर काफ़ी लेट में आते हैं, क्यों, ऐसा क्यों? एब्डोमिनल पेन जिसके बारे में आप पूछ रही हैं, ये सोसाइटी के सबसे कॉमनेस्ट सिम्टम्स में से एक है। और दूसरा गॉल ब्लैडर स्टोन्स जिसके बारे में आप पर्टिकुलरली बात करना चाहती हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स में मोस्टली गॉल ब्लैडर जो होते हैं वो साइलेंट स्टोन्स होते हैं, जिसके कॉम्प्लिकेशन और इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, लेट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं होती है। जनरली सब लोग सोचते हैं मेरा गॉल ब्लैडर है, सर्जन के पास जाऊंगा, सर्जन गॉल ब्लैडर निकालने की बात कर देंगे, मेरे शरीर को कोई नुकसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। लेट आने का सबसे मेजर कारण है सर्जरी से डर, जो सबको लगता है कि सर्जरी हो रही है, मेरे को रिकवर करने में 2 महीने लगेंगे, 3 महीने लगेंगे, जबकि ऐसा नहीं है। गॉल ब्लैडर स्टोन्स एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड डिजीज़ है जिसके बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। अगर आपको पता है आपको गॉल ब्लैडर स्टोन है तो बिल्कुल आप जानकारी लीजिए, अपने नज़दीक में किन्हीं भी सर्जन को दिखाइए और उसके कॉम्प्लिकेशंस, लेट कॉम्प्लिकेशंस के बारे में ज़रूर पता करिए। पेन एब्डोमेन पहला सिम्टम है, और पेन एब्डोमेन अगर आपको दर्द हो रहा है पेट में गॉल ब्लैडर स्टोन्स की वजह से, वो आपको हो सकता है नुकसान ना भी करे, दवाइयों से आपका सेटल भी हो जाए, लेकिन वो क्योर नहीं है। क्योर आखिरी में गॉल ब्लैडर स्टोन का सर्जरी से ही होना है और वो करवानी पड़ेगी। आज नहीं करवाएंगे तो कॉम्प्लिकेशंस होने के बाद करवाएंगे। थैंक यू सो मच सर। ये जो आपका आंसर है ये डॉक्टर जैन के आंसर से एकदम मिलता जुलता है कि हम वेट करते हैं कि ठीक है, टाइम के साथ ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ। हम लोगों के यहाँ पे घरेलू नुस्खे और लोकल ट्रीटमेंट लिए बगैर सर्जन के पास कोई भी नहीं आते हैं। जरूर। इसके कारण पेशेंट्स सर्जन के पास जब पहुँचते हैं तो डिजीज़ ऑलरेडी बहुत पुरानी हो चुकी होती है। वेट एंड वॉच, सबको एक्सपेक्टेड होता है कि मैं अपने आप ठीक हो जाऊंगा, मेरा स्टोन छोटा हो जाएगा, दवा से गायब हो जाएगा, लेकिन वैसा पॉसिबल नहीं है। ऑलराइट, थैंक यू सर। सो डॉक्टर जैन, गॉल ब्लैडर स्टोन के केसेस में हर पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है या डिसीजन इंडिविजुअलाइज्ड होता है? नहीं, डेफिनेटली गॉल ब्लैडर स्टोन जो डिजीज़ है इसकी कई सारी स्टेजिंग है। पहला स्टेज गॉल ब्लैडर में ही स्टोन रहता है
जो कि पेशेंट को बहुत माइन्यूट से सिम्टम दे सकता है। कभी कभी ऊपर वाले भाग में दर्द होना, अपर एब्डोमेन कहते हैं जिसे हम, वहाँ पे पेन होना, उसके साथ वॉमिटिंग आना, या डिस्पेप्सिया यानी कि खाना हजम नहीं होना। ये बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं गॉल ब्लैडर स्टोन के। अगर वो स्टोन अपनी जगह पे पड़े ना रहकर कभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डक्ट होती है लिवर से, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं, अगर वो उसमें स्लिप हो जाता है तो पेशेंट के सिम्टम्स और बढ़ सकते हैं। जॉन्डिस होना, शरीर में खुजली होना, स्टूल एकदम वाइट कलर का स्टूल पास करना और बहुत सीवियर पेन होना। दोनों ही कंडीशन में जो ट्रीटमेंट की मोडालिटी है वो बहुत अलग अलग है। अगर आप एक साइलेंट स्टोन के साथ, जिसने अभी सिर्फ माइल्ड सिम्टम्स दिए हैं, सिर्फ डिस्पेप्सिया दिया है, सिर्फ पेन दिया है, वॉमिटिंग दिया है, अगर उस कंडीशन में सर्जन के पास आते हैं तो वो आपको डायरेक्ट सर्जरी ऑफर कर सकता है, डिपेंडिंग कि आपके पेट की कंडीशन कैसी है। सारे टेस्ट करा के तो हम डायरेक्टली सर्जरी में जा सकते हैं। अगर डिजीज़ कॉम्प्लिकेट हो गई है, स्टोन स्लिप हो गया है, वो अब डक्ट पे फंस गया है, फिर आपको पहले गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट से मिलना पड़ेगा, जो एक एंडोस्कोपी टेक्निक के थ्रू उस स्लिप हुए स्टोन को निकालेंगे और उसके बाद फिर आपकी सर्जरी होगी। तो अल्टीमेटली तो गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो आपको ऑपरेट तो करवाना ही पड़ेगा। आप पे डिपेंड करता है, आप उसको एक प्रॉपर साइलेंट कंडीशन में अंडर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ऑपरेट कराना चाहते हैं, या उसको कॉम्प्लिकेट होने के बाद पहले कॉम्प्लिकेशन टैकल करके फिर उस गॉल ब्लैडर की सर्जरी कराना चाहते हैं। लेकिन गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर है तो सर्जरी इज अ मस्ट, इट इज़ द ओनली सोल्यूशन। ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर द ऑब्जेक्टिव आंसर। डॉक्टर यादव, जनरल सर्जरी ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस देखी है। मिनिमल एक्सेस और रोबोटिक टेक्निक्स ने जनरल सर्जरी के अप्रोच को कैसे चेंज किया है? पहले के ज़माने में ओपन सर्जरीज होती थी, पेशेंट्स को बड़े बड़े स्कार लगते थे, पेशेंट्स की रिकवरी इस कारण बहुत डिलेड रहती थी, क्योंकि पेशेंट्स जब बेड से नहीं निकल पाता था और पेन ज़्यादा रहता था तो पेशेंट्स तकलीफ़ में रहते थे। और आज जो नई तकनीक आई हैं, जैसे लेप्रोस्कोपी हुआ, रोबोटिक हुआ, छेद छोटे हो गए हैं, पेशेंट्स को उसके कारण जो पेन, पोस्ट ऑपरेटिव पेन है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है, जिसके कारण पेशेंट्स नेक्स्ट डे से ही फिज़िकली एक्टिव हो जाता है, नेक्स्ट डे से ही वो अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है, नेक्स्ट डे से ही वो अपने डेली एक्टिविटीज़ पूरी कर सकता है, जिसके कारण जो पेशेंट्स का रिकवरी टाइम था, एडमिशन टाइम था और एक अपने नॉर्मल काम पे वापस जाने का टाइम था, बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। सर, मतलब इससे ये पता चलता है कि रोबोटिक टेक्निक की एंट्री की वजह से पेशेंट कंफर्ट काफ़ी बढ़ गया है। जी, रोबोटिक नहीं, लेप्रोस्कोपी जो ओपन सर्जरी के बाद आई थी तो उसने भी बहुत चेंज लाया था जी। उसने भी पेशेंट्स के एडमिशन्स को बहुत रिड्यूस किया था। रोबोटिक टेक्निक आने के बाद वो और ज़्यादा रिड्यूस हो गया है। तो पेन अगर आप परसेप्शन स्केल पे माने, ओपन सर्जरी में अगर 100 पेन रहता था, लेप्रोस्कोपी में अगर 40 पेन रहता था, तो रोबोट में वो 10 से 15% तक पहुंच गया है। जी। सो सर, इससे ये पता चलता है जितना हम एडवांसमेंट बढ़ा रहे हैं उतना हम पेशेंट को आराम भी दिला। जी बिल्कुल, जब तक नई टेक्निक्स अगर आई हैं और वो अगर परसिस्ट कर रही हैं तो वो पेशेंट बेनिफिट के लिए ही कर रही हैं। जब तक पेशेंट को बेनिफिट नहीं होगा कोई भी टेक्निक सोसाइटी में सस्टेन नहीं कर सकती है। ऑलराइट, थैंक यू फॉर द आंसर सर। डॉक्टर जैन, रोबोटिक सर्जरी का नाम सुन के पेशेंट क्यूरियस भी होते हैं लेकिन थोड़ा एप्रीहेंसिव भी हो जाते हैं, तो आप ऐसे केस में उनकी एक्सपेक्टेशंस को मैनेज कैसे करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट है उनको ये बात समझने की रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सर्जरी रोबोट करेगा। ना तो जो रोबोटिक मशीन होती है वो वैसी होती है जैसी हमने मूवीज़ में एक रोबोट को देखा है, वैसा रोबोट नहीं होता है। इट्स जस्ट अ मशीन जो सर्जन के कंट्रोल में रहती है, सर्जन उसको ड्राइव करते हैं। जो मूवमेंट सर्जन अपने हाथ से करेगा वही मूवमेंट वो इंस्ट्रूमेंट्स, रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स पेशेंट की बॉडी पे रेप्लिकेट करेंगे। तो सबसे पहला डर उनको ये निकालना है कि मैं सर्जरी कराने जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर यादव से सर्जरी कराने जा रहा हूँ, मैं डॉक्टर जैन से सर्जरी कराने जा रहा हूँ, लेकिन वहाँ पे कोई एक रोबोट मेरी सर्जरी कर देगा। ऐसा नहीं है, डॉक्टर यादव ही ऑपरेट करेंगे आपको। लेकिन अब टेक्नोलॉजी की वजह से उनके हाथों में ऐसे टूल्स हैं जो उनकी सर्जरी को, उनकी सर्जिकल स्किल्स को और ज़्यादा रिफाइन कर देंगे। रिजल्टेंट आपको पेशेंट के ऊपर
हमें इतना अच्छा विजन मिलता है रोबोटिक कैमरास को यूज़ करके कि हम उनकी बहुत छोटी छोटी वेसल्स, बहुत छोटे छोटे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, जो ओपन सर्जरी के एरा में तो हमें बिल्कुल नहीं दिखते थे। लैप्रोस्कोपी में विजन बहुत बेटर हुआ था, रोबोटिक में उससे 10 टाइम्स विजन हमारा बेटर हो गया। रिजल्टेंट हम उन वेसल्स को इतना अच्छे से टैकल कर पाते हैं, तो ब्लड लॉस जो एक सर्जरी में 500 ml होता था वो 5 ml भी नहीं रह गया। सेकेंड थिंग, जितना रिफाइंड सर्जरी होती है उतना ही उसका अच्छा आउटकम होता है। हमारे रोबोटिक सर्जरी वाले जो पेशेंट्स होते हैं वो इवनिंग से ही आफ्टर अबाउट 4 to 6 आवर्स इतना कंफर्टेबली अपने रूम के अंदर, वार्ड के अंदर अच्छे से घूमने फिरने लायक हो जाते हैं। इवनिंग में वो अपनी मील लेते हैं, नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब तक हम राउंड लेने आते हैं तब तक दे आर ऑलमोस्ट फिट एंड रेडी टू बी डिस्चार्ज्ड। तो ये डर जो होता है कि एक नई टेक्नोलॉजी है, पता नहीं ये सर्जन के हाथ से कहीं ऐसा ना हो वो कुछ करे और वो कंट्रोल में ना रहे, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है। जैसे लैप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट सर्जन के हाथ में रहते थे, ऐसे ही रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स भी सर्जन के कंट्रोल में रहते हैं। तो हमें पेशेंट को सबसे पहले ये काउंसिल करना होता है कि आप जिससे सर्जरी कराने आए हैं, सर्जरी वही सर्जन कर रहा है, उसके पास कुछ एडवांस टूल्स हैं जो वो यूज़ करेगा आपके बेनिफिट के लिए। सर मतलब प्रिसीजन बढ़ रहा है, प्रिसीजन बढ़ गया है, एक्यूरेसी बढ़ गई है, सर्जन का कंफर्ट बढ़ गया है। जितना कंफर्टेबली सर्जन ऑपरेट करेगा उतनी अच्छी सर्जिकल रिजल्ट्स होंगे उसमें। तो प्रिसीजन बढ़ गया, उसी के साथ साथ पेशेंट कंफर्ट भी बढ़ गया है, तो एट द एंड पेशेंट का ही फायदा है। डेफिनेटली। फॉर ऑल आवर लिसनर्स प्लीज टेक नोट फॉर दैट। डॉक्टर यादव, अगर आप लिसनर्स को एक मैसेज देना चाहें रिगार्डिंग गॉल ब्लैडर रिलेटेड इश्यूज, एब्डोमिनल पेन या सर्जिकल सिम्टम्स, क्या होगा वो? एब्डोमिनल पेन को कभी भी निगलेक्ट नहीं करना है। एब्डोमिनल पेन को सर्जन को दिखाना है। एब्डोमिनल पेन एक इतना बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है कि मैं नंबर्स में नहीं बता सकता कितने कारणों से वो दर्द उठ सकता है, और आपको एक स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है कि किस कारण से दर्द उठ रहा है जानने के लिए। अपना डिसीज़न ना लें, एक बार मेडिकल हेल्प ज़रूर लें। आपके डायग्नोसिस बनते ही आपको स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मिलेगा। तभी हर दर्द को गैस का दर्द मान के दवाई लेने से आप स्थिति खराब करके ही हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सेल्फ डायग्नोसिस एंड सेल्फ मेडिकेशन बोथ आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन एब्डोमिनल पेन। Got it. Thank you so much for the answer, sir. डॉक्टर जैन, एंड में मणिपाल हॉस्पिटल्स द्वारका के जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट को आप कैसे डिफाइन करेंगे इन टर्म्स ऑफ पेशेंट केयर, ट्रस्ट एंड अवेयरनेस? जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट इन मणिपाल हॉस्पिटल हम लोगों का एक जो सिंपल फंडा है, एक्यूरेट डायग्नोसिस, पेशेंट काउंसलिंग एंड राइट ट्रीटमेंट फॉर दैट डिजीज, सबसे इम्पॉर्टेंट। और इसके बाद आफ्टर सर्जिकल प्रोसीजर जो हम लोगों का रहता है वो ये है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर जो पेशेंट की होती है वो एकदम पेशेंट को अच्छे से मिलनी चाहिए टिल ही हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम हिज डिजीज एंड हिज सर्जरी। दैट इज़ आवर मोटो इन जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट। थैंक यू सो मच सर। सो आज के डिस्कशन से ये क्लियरली समझ आता है कि जनरल सर्जरी डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोसीजर्स का सेंटर नहीं होता, बल्कि कंप्लीट, स्ट्रक्चर्ड और पेशेंट सेंट्रिक केयर का बैकबोन होता है। मणिपाल हॉस्पिटल्स द्वारका में जनरल सर्जरी का अप्रोच, एक्सपीरियंस, टेक्नोलॉजी और पेशेंट अवेयरनेस का बैलेंस रियली स्टैंड्स आउट। आप दोनों का बहुत बहुत थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल इनसाइट्स फॉर अस। थैंक यू वेरी मच।